बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज 3 कॉन्सेप्ट्स अ डे। आज का एपिसोड नंबर है 8, जहां पे हम 4 स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। वन इज कैथेरेसिस, सिविल रिलीजन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और क्लास। ऑलमोस्ट 3 एस्पेक्ट डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेटेड है। एक है जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे हमारा एक रहता है मॉडस ऑपरेंडी, एक टर्म डिस्कस किया जाता है जो आपके शब्दों को थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना सके या प्रेजेंटेबल बना सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस। कैथेरेसिस क्या होता है? कई बार ऐसा माना जाता है, जैसे कबीर सिंह जब मूवीज आई थी तो काफी डिबेट हुई थी। केजीएफ, पुष्पा या ऐसी सारी चीजें। पुष्पा को देख के बहुत सारे लोग रेड सैंडर्स की ट्रेडिंग करने लगे थे, या मतलब ट्रेडिंग इन द सेंस ब्लैक व्हाट यू कॉल्ड एज क्राइम करने लगे थे। बहुत सारी चीजें जिसको देख के शायद आप प्रभावित होने लगते हो, with respect to smoking, with respect to alcohol, with respect to violence, with respect to masculine, with respect to different types of addictive systems. बट ये मेरा पर्सनल मानना है कि ज्यादातर लोग नेगेटिव से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉजिटिव से नहीं। वहीं पे हमारे पास 3 इडियट्स भी थी, लेकिन वहां पे तो कोई फुंसुक वांगडू बनने के लिए इंस्पायर नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे बागबान जैसी मूवीज भी थी, वहां पे तो कोई अच्छा बेटा बनने के लिए इंस्पायर नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे तारे जमीन पे भी थी, लेकिन वहां पे तो ये रैट रेस से बाहर नहीं आए हम। तो रियलिटी में क्या होता है? The bad things, attract you more strongly when compared to the good things, because immediate satisfaction एक urge और एक gratification है बैड थिंग्स के अंदर या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर, जो आपके, और नेगेटिव मतलब समाज के हिसाब से नहीं, आपकी हेल्थ के हिसाब से या आपके इंट्रैक्शंस के हिसाब से। बट येट कई बार हम ये यूनिफॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल मानते हैं कि जो चीज दिखाई जाती है उसको इमिटेट करना बहुत सारे लोग इजीली करने लगते हैं। तो ये वायलेंट मूवी या फिर ये नो स्मोकिंग, डू नॉट परमिट स्मोकिंग, ये सारी चीजें लिखी हुई आनी चाहिए, बाई चांस ऐसी चीजें यूज हो रही है। लेकिन 2 मिनट बैठ के ये देखना चाहिए कि क्या कितने लोग वो पढ़ते हैं, और जब वो मूवी देख रहे होते हैं तो क्या वो पढ़ने वाला दिमाग में ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है या मूवी का वो सीन ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। जब अजय देवगन ऐसे सुट्टा खींच रहे हैं जैसे पता नहीं वो सुट्टा नहीं, दैट इज लाइक अ हेवन। जुबा केसरी जब ये लोग कर रहे हैं तो नीचे कितना भी लिख दो, नोबडी इज गोइंग टू सी दैट। तो कहीं ना कहीं एक इमिटेशन होता है। लेकिन कैथारिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया, एक ऐसा टर्म कॉइन किया गया जहां पे ये बताया गया कि जो वायलेंट चीजें दिखाई जाती है वो एक्चुअली लोगों को वायलेंट नहीं बनाती। उससे पॉसिबिलिटी ये होती है कि शायद आप वायलेंट नहीं बनो, क्योंकि आपको उसके रिपरकशंस पता लगने लगते हैं, आपको उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पता लगने लगते हैं। The idea originated with the ancient Greek philosophies of Aristotle, who believed that watching a tragedy performed purged the spectator of powerful emotions. Tragedy देख के आप दुखी हो जाते हो। It has since come to mean any release of strong emotions. Any release of strong emotion is catharsis. It has particular meaning in media and cultural studies, where it describes the counter argument against those who fear imitations. The imitation argument is that watching a scene of sex or violence stimulates the viewer to imitate what is portrayed. ये normally एक commonsensical understanding है। The catharsis case is that watching a scene of violence provides the viewer with a vicarious alternative and thus purges the desire to engage in what is depicted. मतलब अगर वायलेंट चीज दिखा रहे हो तो एक्चुअली वायलेंस नहीं हो रहा है, कम हो जाएगा, बिकॉज ही विल अंडरस्टैंड द consequences of that. The difficulties of measuring the effect of mass media products are such that this debate is no nearer a clear resolution than it was 30 years ago. लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। क्या कैथारिसिस सही है कि हमारे इमोशंस को हम ज्यादा बेटर मैनेज कर लेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, या फिर शायद इमिटेशन थियरी सही है? आज तक शायद इसका कोई अभी तक कंक्लूडिंग एविडेंस नहीं है। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा कंक्लूडिंग एविडेंस दूं तो मीडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अंडरस्टैंडिंग्स है कि मीडिया का इंपैक्ट उतना ही होता है जो जितना व्यूअर एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मीन्स मीडिया डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म इंपैक्ट। द इंपैक्ट ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द वॉचर। इसीलिए लोग बोलते हैं शिक्षित हो, एजुकेशन लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम के मैसेजेस को बिलीव मत करो, वेरीफाई थिंग्स। क्योंकि अगर आप में रैशनैलिटी है तो आप मूवी को मूवी के जैसे देखोगे, उसको रियल लाइफ में नहीं उतार दोगे कि उसने मारा मैं भी मारूंगा। अब
एक्चुअली मीडिया इंपैक्ट उतना ही करेगा जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी पोटेंशियल्स है। किसी को नेगेटिवली कर सकता है तो सेम मूवी किसी और के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी रख सकती है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड यूनिवर्सली, इट कीप्स ऑन वेरिंग। सिविल रिलीजन एक कॉन्सेप्ट आया, ये रूसो की राइटिंग से ओरिजिनेट करता है, बट इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक टाइम था जब धर्म को वर्शिप ऑफ गॉड स्पिरिट्स माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे समाज जैसे मॉडर्न होता चला गया, रिलीजन का फ्लेवर, रिलीजन का फ्रैग्नेंस, रिलीजन का एस्पेक्ट और कंटेंट और विचारधारा बदलती चली गई, वो ज्यादा सेक्युलर होता चला गया। और ऐसा माना गया कि आज मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर रिलीजन वो नहीं है जो पहले थी, रिलीजन कुछ और है। मतलब भगवान की पूजा करना ही रिलीजन नहीं है, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर देश की पूजा करना या देशभक्त होना भी एक रिलीजन है। तो कई लोग तिरंगा घर पे लगाते हैं और कई लोगों के घर में तिरंगे होते हैं, दैट इज उनके बच्चे, उनके लोग या उनके मॉम डैड आर्मी में होते हैं, तो या तो वो तिरंगा लहरा के आते हैं या वो तिरंगे के साथ आते हैं। शहन दिस क्लियरली शोज दैट कि अभी जैसे मैंने जय हिंद क्यों बोला, मेरा कोई प्लान नहीं था, बट दैट इमोशन कम्स अप व्हेन यू टॉक अबाउट योर नेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट योर नेशनैलिटी, व्हेन यू टॉक अबाउट योर कंट्री। ये है सिविल रिलीजन, और ये आज धर्म बन चुका है मॉडर्न सोसाइटी में इन कंपैरिजन टू व्हाट वी सी द ट्रेडिशनल टाइम, जहां पे रिलीजन का एक मतलब अलग हुआ करता था, थियोलॉजिकल हुआ करता था। The term originated with Jacques Rousseau's distinction between religion of a man। आपकी रिलीजन जो पर्सनल है वो आपके भगवान के साथ की रिलेशनशिप है, आप किस भगवान को मानते हो। प्राइवेट मैटर बिटवीन इंडिविजुअल एंड गॉड एंड द रिलीजन ऑफ सिटीजन। तो मतलब दो टाइप में रिलीजन को डिवाइड किया, रिलीजन ऑफ द मैन जो मेरा पर्सनल मैटर है, रिलीजन ऑफ द सिटीजन जो शायद हम हमारे देश के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, which was a public matter of the individual relationship with the society and the government। A civil religion binds all members to a society, instructs them in their duties and if necessary mobilizes them to war in support of the state। इसीलिए शायद आप देखोगे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन, हमारे प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स इन द पावर का स्लोगन क्या है, नेशनलिज्म हर बार आ जाता है। क्यों? सिविल रिलीजन से समझना आप कि इसी सिविल रिलीजन को पॉजिटिवली होना चाहिए था, लेकिन इसी सिविल रिलीजन को पॉलिटिशियंस फॉर देयर ओन बेनिफिट्स यूजेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग मासेस टुगेदर, इन ऑर्डर टू जस्ट गेट द वोट बैंक्स, नथिंग मोर देन दैट। Many times it has been misused। Much influenced by the functionalism of Talcott Parsons, Robert Bella argued that रॉबर्ट बेला ने 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। रॉबर्ट बेला ने सिविल रिलीजन के ऊपर काफी डिटेल स्टडी की, अमेरिकन सोसाइटी में पढ़ा और बताया कि यूएस हैज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सिविल रिलीजन विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी विच मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स बिलोंग्ड। और वो सिविल रिलीजन किस रूप में दिखाई देता है अमेरिका में अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बेला? की टेक्स्ट आर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रेसिडेंट लिंकन्स गेटिसबर्ग डिक्लेरेशंस और एड्रेस, द फीस्ट डेज ऑफ दिस सिविल रिलीजन, इसके रिचुअल्स कब होते हैं, इसके फेस्टिवल्स कब होते हैं, थैंक्स गिविंग, वेटरियंस डे, मेमोरियल डे। हमारे यहां पे देखें तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, भारत रत्न जब दिया जाता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जहां पे हम नेशनल लेवल पे कुछ लीडर्स की एनिवर्सरीज, बर्थ या डेथ, सेनेटरी ईयर्स, सेंटिनरी ईयर्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, सेंटिनरी ईयर्स सेलिब्रेट करते हैं। द आइडिया हैज बीन विग्रसली क्रिटिसाइज्ड, ये सिविल रिलीजन क्रिटिसाइज भी किया गया है। इट मे बी वेल दैट अ सर्टेन मैनिफेस्टेशन ऑफ यूएस पेट्रियोटिज्म कैन बी लार्जली कंसीडर्ड एज रिलीजन, बट रियलिटी में इसे रिलीजन नहीं वर्ड बोलना चाहिए। सिविल रिलीजन जब आप बोल देते हो तो रिलीजन का मीनिंग बहुत अलग है। यू कैन नॉट डेवलप अ डिफरेंट डिक्शनरी कि आप अब नहीं सर मेरे लिए तो रिलीजन का मतलब ये है, दैट इज डिफिकल्ट टू से। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टेटमेंट पे समझाऊं तो ए फीवर और एन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट दोनों बॉडी को हीट करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है फीवर और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एक ही होता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल रिलीजन। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। हमने कैथारिसिस देखा, सिविल रिलीजन देखा, अब आते हैं कैथारिसिस में। सिविल रिलीजन यूज किया जा सकता है, डरखाइम के क्वेश्चन में रिलीजन के चैप्टर के अंदर कैथारिसिस यूज किया जा सकता है। मीडिया पे जब कोई क्वेश्चन आता है, वुमेन पे ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि मीडिया किस तरीके से वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही है और क्या वुमेन्स उस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर रही है। मैनिक्यूअन इमेज, किलबॉर्न का जीरो फिगर, जस्ट ऐड करते रहना वो सारी चीजें।
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन ने एक पर्टिकुलर एडिटोरियल लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, टेक्निकली आगे जाके वो बुक के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये बोलते हैं, दो तीन लाइन में अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये बोलते हैं कि पुरानी समाज सोसाइटीज के अंदर नेशनैलिटी के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट थी। फॉर एग्जाम्पल अरब वेदर वर्सेस कुर्दिश पीपल, डिफरेंट नेशनैलिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी के अंदर नेशनैलिटीज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। मॉडर्न सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू सैमुअल हंटिंगटन कल्चर के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट होगी। द सिविलाइजेशन इन क्वेश्चंस, किस सिविलाइजेशन के क्लास की बात कर रहे हैं? काफी नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस इन्होंने यूज किया, हिंदू, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट एक्सेट्रा। ही आर्ग्यूज दैट द मेन डिवीजन ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद में जो मेजर डिवीजन है नेशनैलिटी के बेसिस पे नहीं है, वो है कल्चर के बेसिस के ऊपर। ईस्ट वर्सेस वेस्ट, वी ऑफन हियर इन द पेपर्स एज वेल। Second, he anticipates that recessment at Western culture penetration and political domination will cause the other civilizations to oppose West. West toxification concept आया कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू जो वेस्टर्न कल्चर स्प्रेड हुआ, फूड का, हैबिट का, क्लोथिंग का, सोच का, फैमिली का एक्सेट्रा, रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिजेस। ये कल्चर जब स्प्रेड होगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो इस कल्चर के बेसिस के ऊपर क्लैशेस आएगी, विच विल बी, और ये क्लैशेस और उग्र क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहले वेस्ट का इकोनॉमिक डोमिनेशन बहुत स्ट्रांग था। हंटिंगटन बोलते हैं ये इकोनॉमिक डोमिनेशन एक तरफ गिरता चला जाएगा, और दूसरी तरफ ये कल्चर जब दूसरी जगह स्प्रेड होगा तो लोगों के पास अब रिसोर्सेज है टू काउंटर द वेस्ट, अर्लियर दे डिड नॉट हैव दैट। तो अब आएगी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बिटवीन डिफरेंट सिविलाइजेशंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशनल identities or ethos. Accordingly, he proposes that Western society should strengthen commitment. ये बोलते हैं कि इस चीज को अवॉइड करने के लिए वेस्टर्न सोसाइटीज का सबसे इंपॉर्टेंट दायित्व है कि वो कमिटमेंट स्ट्रेंथन करे। किस चीज से रिलेटेड? उनके कोर वैल्यूज के एस्पेक्ट से। दे शुड स्टॉप इंटरफियरिंग विद द अदर सिविलाइजेशंस एंड देयर रेस्पेक्टिव कल्चर, कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटेनिंग स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द कोर स्टेट्स एंड द अदर सिविलाइजेशंस। उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अरब स्प्रिंग क्यों हुआ? वेस्टर्न इंटरफेरेंस के कारण। आज इजराइल और क्या बोलते हैं ये, अब जो ईरान के साथ भी चल रहा है, इजराइल और ईरान, ये क्यों हो रहा है? वेस्टर्न इंटरफेरेंस। उनको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए इस चीज के ऊपर। इट क्लेम दैट ही एग्जैगरेटेड। अब लेकिन इसकी कुछ इश्यूज भी थी, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि एग्जैगरेशन है। किस चीज का एग्जैगरेशन? ये मानते हैं कि वेस्ट और ईस्ट कंप्लीटली डायलेक्टिकल चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या सच में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में उतना बड़ा डिफरेंस है? दोनों अब्राहमिक रिलीजन्स है, दोनों के अंदर बहुत सारे कॉमन एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू होली बाइबल और होली कुरान। बट हाउएवर, अगर रियलिटी देखें तो कहीं ना कहीं आयरनिकली ये चीज काफी हद तक सही हुई है, जहां पे हम देखते हैं एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आए हैं, और मुस्लिम और अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया या फिर एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स भी काफी स्ट्रेंथन हुए हैं। द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे इज द क्लास। अब क्लास हैज बीन यूज्ड, अब्यूज्ड, मिसयूज्ड, रीयूज्ड, रीयूज्ड। हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बट 99.4% ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ओपाइन दैट क्लास रेफर्स टू एन इकोनॉमिक टर्म, कि क्लास आपकी इकोनॉमिक पोजीशन को इंडिकेट करती है। बट डिबेट इसके अंदर भी है, इकोनॉमिक पोजीशन का मतलब क्या होता है? मार्क्स के लिए होता है ओनरशिप के बेसिस पे आपकी इकोनॉमिक पोजीशन डिटरमाइन होती है। जो ओनर होते हैं वो एक क्लास है, जो वर्कर होते हैं वो एक क्लास है, क्योंकि एक रिसोर्सेज को ओन करता है, एक रिसोर्सेज के साथ काम करता है। वेबर बोलते हैं ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, वेबर बोलते हैं कि मार्केट पोजीशन क्या है, मार्केट में आपकी वैल्यू कितनी है। मार्केट पोजीशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, स्किल्स कितनी है। दोनों ने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन लिया, लेकिन क्या इकोनॉमिक का मतलब था यहां पे वेरी करता है। वहीं पे अगर आप आगे बढ़ो तो निकोलस पोलेंजेस फॉलोड बाय लुइस अल्थुजर, जो नियो मार्क्सिस्ट कहलाए जा सकते हैं, आर्ग्यूइंग दैट द मोड, कि सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे इकोनॉमिक पोजीशन पता नहीं चल सकती। आज मेरे पास हो सकता है दौलत नहीं है या प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इकोनॉमिक पोजीशन बेटर हो सकती है। हेंस क्लास कुड नॉट बी डिफाइंड सिंपली बाय इकोनॉमिक कंसीडरेशन, और भी चीजें लेनी पड़ेगी आपको। मतलब ये लोग इकोनॉमिक से बाहर जाके क्लास को ऐड करते हैं, जस्ट लाइक पेरी बॉर्डियू जो बोलते हैं सोशल क्लास, सिंबॉलिक क्लास, इकोनॉमिक क्लास, कल्चरल क्लास। पोलेंजेस और अल्थुजर क्या बोलते हैं?
Definition of class needs to incorporate political consideration as well. Example, supervisor and non-supervisor. Ideological ones as well. Mental versus manual labor. Blue collar, white collar, gold collar, pink collar. Therefore, just class, if it is studied on the basis of economics, would not give us the true understanding of the existence or the patterns of classes present in the modern society. The class today needs to be expanded beyond economics so that the varieties of other factors can also help us in understanding what are the respective class positions. तो ये मानते आज अगर मॉडर्न सोसाइटी में कहा जाए तो ये लाइन नोट करके जरूर लिख लेना, क्लासेस आर लाइक मोर लाइक होटल्स then being like stable communities. People have been passing through them. क्लास एक होटल के जैसे है, घर के जैसे नहीं है कि आप गए और वहीं पे रुक गए. होटल्स के जैसे आज यहां, कल कहीं और, परसों कहीं और, परसों कहीं और. तो क्लास पोजीशन कभी फिक्स नहीं है और ये बदलती रहती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट फैक्टर्स. आई होप दीज लेक्चर्स आर लार्जली दे आर लार्जली डेवलपिंग एन इंटरेस्ट. आपके कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा बेटर हो रहे हैं. 15-20 मिनट के अंदर इतने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इनके नोट्स बना के रख रहे हो, आप यूज कर सको. 30 अप्रैल से हमारा बैच सोशियोलॉजी का ज्वाइन हो रहा है. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, चाहे क्लास की हो या नहीं की हो, if you get into the batch, you will really for the first time feel that the way the sociology needs to be taught is way different. The way it needs to be understood, it requires a different perception. Both of these are combined here, जहां पे novelty, answer writing, content, handwritten notes, mentorship, 70 days hard groups and others are largely present. और यहाँ पे मैं द हिंदू, मिंट और इंडियन एक्सप्रेस के नोट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ओनली फॉर दोज पीपल जो मेरे सोशियोलॉजी बैच के अंदर है. यूज द कोड DIVLIVE और एनी अदर कोड.